Hello everyone. Now our today's video section is depending upon the problems which is based on the pumping lemma, the topic that we have discussed in the previous lecture. So as we know that pumping lemma is pumping lemma is a theorem which is used to prove a language, formal language, more specifically you can say a formal language to be non-regular. तो हम पंपिंग लेमा को हम क्यों यूज करते हैं? पंपिंग लेमा एक ऐसी थ्योरम है, लेमा मीन्स अ थ्योरम, okay, which is based on the concept of proof by contradiction method. Through this we can say algorithm, or through this theorem we can say we can prove a language to be non-regular, a formal language to be non-regular. Okay, so before starting with the problem description or the problem based on the pumping lemma, let me take an algorithm. एक्चुअली जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कशन किया था कि हम किस तरह से जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि कैसे हम किसी लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूव कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो सेक्शन में. बट हम प्रॉब्लम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक जनरलाइज एल्गोरिदम मैं आपको बताना चाहता हूँ. ये एल्गोरिदम मैंने उस जो डिस्क्रिप्शन था उसके बेसिस पर ये मैंने बनाई है, और इस एल्गोरिदम के थ्रू हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपलेस्ट मैनर में वी कैन solve the problems which is based on pumping lemma. Okay, so the algorithm is हालांकि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एल्गोरिदम को ही फॉलो करना है, बट अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसान और सिंपलेस्ट मैनर में जो है किसी भी लैंग्वेज, गिवन लैंग्वेज को हम नॉन रेगुलर प्रूफ कर पाएंगे. बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, और ये स्टेप्स भी जो हैं ये हमने जो प्रीवियस डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, उसी डिस्कशन पर बेस्ड हैं. ओके, मैंने उसी पूरे डिस्कशन को स्टेप बाय स्टेप जो है डिफाइन किया हुआ है. दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम. ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एल्गोरिदम इज व्हिच सेज स्टेप नंबर 1. क्योंकि हमने कल डिस्कशन किया था कि पंपिंग लेमा एक ऐसा मेथड है, ऐसा थ्योरम है जिसमें हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. विच मीन्स अगर हमें किसी फॉर्मल लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूफ करना है या चेक करना है कि वो नॉन रेगुलर है, तो उस केस में हम पहले उस लैंग्वेज को क्या मान के चलेंगे कि वो एक रेगुलर लैंग्वेज है. सो दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप विच सेज assuming the given language L जो लैंग्वेज L हमें गिवन है, हम ये मान के चल रहे हैं इज अ रेगुलर लैंग्वेज. ओके, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो लैंग्वेज क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज है. नाउ अब वही बात आ जाती है कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लैंग्वेज के लिए डेफिनेटली एक फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा. फिर चाहे वो हम डीएफए बनाएं, चाहे वो हम एनएफए बनाएं, बट फाइनाइट ऑटोमेटा तो एग्जिस्ट, यानी कि जो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो हम बोलते हैं वो एग्जिस्ट जरूर करेगा. सो इफ एल इज, अगर हमने ये मान लिया है कि वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है, तो इफ एल इज रेगुलर देन there exists a finite state automata having k number of states, having k
के नंबर ऑफ स्टेट्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लैंग्वेज एल अगर रेगुलर है तो उसके लिए एक ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा, एक फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा, और अगर फाइनाइट ऑटोमेटा होगा तो उसमें फिक्स नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। कितनी, क्योंकि वो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है किस तरह की लैंग्वेज है, किस तरह की स्ट्रिंग्स को हम पार्स कर रहे हैं उसके थ्रू, तो उसके बेसिस पर ही हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं और उसकी नंबर ऑफ स्टेट्स उसी पर डिपेंड करती हैं। सो हमें जो है, हम जनरलाइज में क्योंकि बात कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट इट इज हैविंग k number of states. Okay, then the step number 3 says the next step is take any string z that belongs to the language L. Take any string z that belongs to the language L such that इस तरह से कि the length of that string z is greater than or equals to k. अब आप अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि उसमें भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था। अगर आपको वो डायग्राम याद हो तो उस डायग्राम में हमने देखा था कि कैसे हम जो है एक ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा है उसको भी हम फिक्स या फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट वाले फाइनाइट ऑटोमेटा से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ओके, तो दैट मीन्स वी नीड टू चूज स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, यानी कि हमें कोई भी एक स्ट्रिंग चूज करनी नहीं है रैंडमली जो कि लैंग्वेज का पार्ट हो, बट कंडीशन ये है कि वो स्ट्रिंग z जो है वो जो हमारा ऑटोमेटा है उस स्ट्रिंग z की जो लेंथ है उस हमारे ऑटोमेटा की नंबर ऑफ स्टेट से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। ये कंडीशन हमें ध्यान में रखना है। ओके, देन step number 4. Now the next step is मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ ताकि, वैसे तो आपको मालूम है कि जब भी हम मॉड ऑपरेटर यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ तो इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, इट मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जैसे हम W लिखते थे, ठीक है, वैसे ही। नाउ स्टेप नंबर 4 सेज डिवाइड स्ट्रिंग z in 3 parts like U, V, W। हमने कल बात की थी, हमने एक्स वाई जेड बोला था। आप कोई भी, ये तो एक नेमिंग है, कन्वेंशन है कि आप एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, ABC बोल सकते हैं, आप UVW बोल सकते हैं। तो हम जो है स्ट्रिंग z को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि U, V और W, यानी कि वही एक्स वाई और z। ओके, बट जब आप किसी स्ट्रिंग z को जो आपने यहाँ से चूज की हुई है, जो लैंग्वेज को बिलोंग करती है, जब आप उस स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको डिवीजन करते वक्त कुछ कंडीशंस हैं जिनका ध्यान रखना है। ओके, सो द कंडीशन इज again such that whenever we are dividing a string z in 3 parts, such that the length of uv must be less than equals to k, and the second condition is the length of v must be greater than equals to 1। ओके, या यूं कहें कि अगर सिर्फ ग्रेटर देन लिखेंगे, आपको हो सकता है आप कहीं किसी और बुक से पढ़ें तो आपको यहाँ पर कंडीशन लिखी हो कि y इज ग्रेटर देन 0 या v इज ग्रेटर देन 0, तो मीनिंग सेम है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है 1 या 1 से बढ़कर कोई भी नंबर। यहाँ हमने इसीलिए इक्वल टू साइन और ऐड कर लिया है। अगर हम 1 लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके,
सो हमें जब भी हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये 2 कंडीशन जो है वो फुलफिल होना चाहिए, यानी कि पहले के जो 2 पार्ट्स हैं उनकी लेंथ जो है वो के नंबर ऑफ स्टेट से कम हो या उसके बराबर हो, और दूसरा जो वी हम सेलेक्ट कर रहे हैं यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ दिस डिवीजन वी, it must have the length 1 or greater than 1. Okay, so actually we are dividing this z as u, v and w in 3 parts. Clear? So remember this thing, ये बहुत important जो है point है इस पूरी algorithm का. Then at last the final step is, अगर आपने ये division बिल्कुल सही किया है तो अब हम फाइनल स्टेप पर आएंगे, विच सेज u v रेस्ट टू द पावर I w फॉर एनी वैल्यू ऑफ I विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, यानी कि I की कोई भी 1 या उससे बड़ी वैल्यू के लिए if u v raised to the power I v raised to the power I w belongs to doesn't belongs to L, then languages not regular. So we should remember this thing. Okay, कि u v raised to the power I फॉर एनी वैल्यू ऑफ I की किसी भी वैल्यू के लिए जो कि 1 से बड़ी हो, अगर u v raised to the power I w ये जो स्ट्रिंग थी ये लैंग्वेज को बिलोंग ना करे, सो हम लैंग्वेज को नॉन रेगुलर मानेंगे. ओके, दैट मीन्स द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. तो ये 5 सिंपल बेसिक स्टेप्स हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने कल बात की थी, जिस कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कशन कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने उस पूरे प्रोसीजर को हमने जो है इन स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है. चलिए, अब इन स्टेप्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा. तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं. प्रॉब्लम कैसा आता है आप देखिएगा. हम एक वेल नोन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अभी. प्रूव लैंग्वेज L which is defined as a raised to the power n, b raised to the power n for all the values of n greater than equals to 1 is non-regular. ओके, तो आपको जो प्रॉब्लम आता है एग्जाम में या आपको कहीं भी ऐसा नॉन रेगुलर प्रूव करने के लिए प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह का होगा जिसमें लिखा होगा कि प्रूव कीजिए दैट लैंग्वेज, द गिवन लैंग्वेज टू बी डिफाइंड इन दिस फॉर्म. ओके, जो कि इस तरह से डिफाइंड होगा और हमें बोला जाएगा कि इसको प्रूव करके बताइए कि ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है. क्लियर है? सो इन दैट केस, और हो सकता है आगे कोई एक स्टेटमेंट और लिखा हो जिसमें लिखा हो कि विद द हेल्प ऑफ पंपिंग लेमा. तो अगर नहीं भी लिखा है तो भी हमें मालूम है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पंपिंग लेमा ही यूज करना है. अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है. सो नाउ हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल सिंपल वैसे ही होगा जैसे हमने ये एल्गोरिथम लिखी है. ओके, सो हम इसी एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे. नाउ स्टेप नंबर 1 सेज वी आर अज्यूमिंग दैट the language, or we can say the given language, L, which is defined here as a raised to the power n, b raised to the power n, where n is greater than equals to 1,
इज अ रेगुलर लैंग्वेज, ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, ये हम मान के चल रहे हैं। अभी वही प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन पर ही हम काम कर रहे हैं कि हमने ये मान लिया है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है नॉन रेगुलर, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लैंग्वेज रेगुलर है। अब अगर ये लैंग्वेज रेगुलर है तो वो रेगुलर लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी, जिसमें से सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा। सो इफ L is regular, then there exists a finite automata. Then there exists a finite automata having k number of states. ओके, सो ये जो शुरू के दो स्टेटमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल एज इट इज ही चलेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। चेंजेस कहाँ से शुरू होंगे, ये जो आखिरी के 3 स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 3, 4 एंड 5, यहाँ से एक्चुअली अब हम इस प्रॉब्लम के बेसिस पर जो है अब हम स्ट्रिंग को चूज करेंगे, फिर उसके बाद जो हम आगे इसको प्रोसेस करेंगे फर्दर। नाउ स्टेप नंबर 3 सेज, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, टेक एनी स्ट्रिंग z, ओके, दैट बिलोंग्स टू L। अब हम यहां पर स्ट्रिंग z सेलेक्ट करेंगे, ओके, such that it follows the following condition, which is z, which says that z must be greater than equals to k, यानी कि the length of that string must be greater than or equals to k. Now अब ध्यान दीजिएगा कि जो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, ओके, इस स्ट्रिंग के लिए हम जो है इस लैंग्वेज में से कौन सी स्ट्रिंग ले सकते हैं, क्लियर। सो वी कैन टेक एनी स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज, वी कैन से you can take a string z as a b b, ओके। सो अगर मैं n की वैल्यू मान लीजिए 2 लेता हूं, n की वैल्यू 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है, 1 से बड़ी, मैंने n की वैल्यू इफ n is 2, so the string will be double a followed by double b। अब ये जो स्ट्रिंग हमने ली है, अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करता, ओके, रिकॉग्नाइज करता एक ऑटोमेटा के थ्रू, अगर मेरी ये स्ट्रिंग होती, इस जो है पैटर्न पर बेस्ड स्ट्रिंग होती, तो ऑब्वियस सी बात है इस स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे कितनी स्टेट्स की जरूरत पड़ती। सो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड एज हाउ वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, वी हैव 2 अल्फाबेट्स ए बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, वी हैव 2 अल्फाबेट्स ए बी and the occurrence of each one of them is n number of times. So if a is n times and b is also n times, in that case if we need to recognize these kind of strings, so how many number of states we required here? So we can say that the number of states k should be minimum twice of n as per the generalized concept, okay. To recognize these number of alphabets we required twice of n number of states, okay, क्योंकि अगर मान लीजिए अल्फाबेट एक ही है
ए है तो मुझे 2 स्टेट्स लगती हैं, ठीक। अगर लेंथ 2 होती है तो मुझे 3 स्टेट्स लगती हैं, तो मैं तो यहाँ पर उससे एक कम ही ले रहा हूँ। अगर लेंथ 2n है तो मैंने ये मान लिया कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी चाहिए, 2n चाहिए। क्लियर है? टू रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रिंग। क्लियर? नाउ then if we are taking this z as a a b b, so in that case the step number 4 says divide string z in 3 parts. Okay, in 3 parts such that, but again यहाँ पर एक कंडीशन है, such that u, the length of uv must be less than equals to k and the length of v must be greater than equals to 1. Okay, so which means we need to divide that string as u v w. Now we have the string z as a b and b, isn't that? Now we need to divide that string z, the whole string z, in 3 parts. Now remember one thing, okay, if the value of n is 2, so in that case the value of k will be, if the value of n is 2, in that case k will be 2 into 2, which is 4. Okay, so if n is 2, then k must be 2 into 2, which is 4. ये चीज हमें यहां पर मालूम होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि n की वैल्यू 2 ली है तो k की वैल्यू क्या होगी, स्पेसिफिकली इट इज 4. नाउ we need to select uv as the length of that uv combinedly must be less than or equals to k. दैट मीन्स कि अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमें इस तरह से डिवाइड करना है u v और w 3 पार्ट्स में कि द लेंथ ऑफ दैट u v मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू k. अब मैं यहाँ पर इस तरह से इसको डिवाइड करता हूँ, देखिएगा, आई एम टेकिंग दिस a एज u, this v ab as v and this b single b as w. ओके, ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं इस uv, इसकी लेंथ अगर मैं निकालता हूं तो कितनी आती है, 1 अल्फाबेट इज इन u, 2 अल्फाबेट्स इज इन v, तो कुल मिला के लेंथ कितनी हुई, 3. एंड इन दैट केस द लेंथ ऑफ uv must be less than equals to k. The length of uv is 3 and 3 is always less than equals to 4. क्लियर है? सिमिलरली मैंने v को 2 टर्म लिए हैं, आप चाहे तो कोई एक सिंगल टर्म भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं है। आप किसी भी तरह का सिलेक्शन कीजिए, किसी भी तरह के पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, बस ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नाउ द लेंथ ऑफ v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब v को हम नल नहीं कर सकते, यानी कि v के लिए हमें अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना ही है, क्योंकि इटरेशन इस v पर ही लगेगा। दैट्स वाई कंडीशन v पर यह है कि आप v को नल नहीं कर सकते। नाउ हमने v क्या लिया है, ab, सो दैट मीन्स द लेंथ ऑफ दिस v, क्योंकि इसमें ab 2 अल्फ़ाबेट्स हैं तो लेंथ इज 2. नाउ इज इट वेरीफाइड? यस, द लेंथ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स कंडीशन ट्रू हो गई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 5. नाउ व्हाट दिस स्टेप एक्चुअली सेज, स्टेप नंबर 5 says that
u v raised to the power I w for any value of I greater than equals to 1, ये कंडीशन है। for any value of I is greater than equals to 1, if u v raised to the power I w doesn't belongs to L, then L is नॉन रेगुलर। ये था हमारा स्टेप। अच्छा, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? u is a, v is a b raised to the power I and w is b now, isn't that? u is a, v is a b raised to the power I and w is b as per this division. ओके, नाउ अब आपको करना क्या है कि I की वैल्यू को इस जो आपने एक्सप्रेशन बनाया है इस एक्सप्रेशन के अंदर रखते जाना है। नाउ फॉर I इक्वल्स टू 1, फॉर I इक्वल्स टू 1, अगर हम I की वैल्यू 1 रखते हैं तो उस केस में हमें स्ट्रिंग क्या मिलेगी? a b रेज़ टू द पावर 1 विच मीन्स a b के, इसीलिए हम I की वैल्यू 0 नहीं रखते हैं कभी भी। इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्लियर है? देन फॉलोड बाय b, इज इट बिलोंग्स टू L और नॉट? इज दैट काइंड ऑफ स्ट्रिंग बिलोंग्स टू L? सो वी कैन सी हियर what kind of strings come into this language. Yes, if we are taking n as 1 to a b, if we are taking n as 2, double a followed by double b, yes it is double a followed by double b, that means it belongs to the language। ये तो language के अंदर आ रही है। ओके, कोई बात नहीं। if we are taking I as 2, so in that case the string will be generated as a, तो a ही रहेगा। आई इटरेशन किसके ऊपर है? ए बी के ऊपर। सो ए बी जो है वो कैसे जनरेट होगा? ए बी, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है तो ये ए बी कितनी बार आएगा? 2 बार, यानी कि ए बी को हमने 2 बार लिख लिया। ओके, बिकॉज आई इज 2 फॉलोड बाय बी। नाउ इज दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द लैंग्वेज और नॉट? अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो मुझे जो स्ट्रिंग मिलेगी वो मिलेगी ट्रिपल ए फॉलोड बाय ट्रिपल बी। क्या ऐसी कोई स्ट्रिंग जनरेट होगी जिसमें 2 ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा? नहीं आएगा। किस तरह से कि जब भी ए आएंगे तो सारे ए एक साथ आएंगे और उसके बाद फिर सारे बी एक साथ आएंगे। कभी भी इस तरह की कोई स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में जनरेट नहीं होगी। ओके, सो विच मीन्स वी कैन से फॉर दिस लैंग्वेज फॉर दिस स्ट्रिंग इट डजंट बिलोंग्स टू L। और हमें यही तो पता करना था। हमें क्या बोला गया था कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ I, फॉर एनी वैल्यू ऑफ I विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि I की वैल्यू रखते जाइए और अगर I की किसी भी एक वैल्यू के लिए आपकी ये जो स्ट्रिंग है वो L लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती है, सो देन वी कैन से दैट L इज नॉन रेगुलर। और यही हमें प्रूव करना रहता है। ओके, सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो तो सॉल्व करने पर आप देखेंगे बहुत छोटा सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन आपको जो है बस ये ध्यान रखना है कि आपका लॉजिक क्या होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको कई बुक्स में कई तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे, बट ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन अगर आप निकालते हैं तो बहुत आसान और जो है सही तरीके से आप जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल हियर, फिर हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। सो वी कैन टेक वन मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन pumping lemma।
ये प्रॉब्लम भी जो है अगर आप देखेंगे तो कभी ना कभी पहले आ चुका है. सो टू प्रूव language L, which is defined here as 0 raised to the power m, 1 raised to the power n, again 0 raised to the power m plus n, where m and n, okay, m and n is greater than equals to 1. ये हमें एक लैंग्वेज दी है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है. आपको या यूं कहें कि इज नॉट रेगुलर. ओके, सो वी नीड टू प्रूव दिस लैंग्वेज टू बी नॉन रेगुलर. अगेन, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए जिसमें नॉन रेगुलर लैंग्वेज प्रूव करना हो, चाहे पंपिंग लेमा बोला हो या ना, आपको उस प्रॉब्लम को पंपिंग लेमा से ही सॉल्व करना है. So now we need to solve this problem. Again, step number 1 says, assuming language L is a regular language. हम ये मान के चलेंगे कि हमें जो लैंग्वेज गिवन है, that language L is a regular language. Okay, now step number 2 says, if L is regular, then there exists a finite automata having k number of states. अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो having k number of states जो हम बोल रहे हैं, that is called, that k, okay, that k is called pumping length. इसको pumping length भी बोला जाता है. Remember this thing. Okay, this is called the pumping length k. Now in this case, you can take the value of k as, you can say m, the length must be m, and pumping length कितनी होगी, स्ट्रिंग में कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं. अगर हम जनरलाइज वे में डिफाइन करें तो m n m प्लस n, टोटल लेंथ कितनी हुई, m प्लस n प्लस n, टोटल लेंथ कितनी हो गई, twice of m plus twice of n, which is twice of m plus n. Isn't that twice of m plus n? ये लेंथ हो गई हमारे k के लिए, या पंपिंग लेंथ जो हमारी हो गई, it is twice of m plus n. Now अगला स्टेप जो हमारा है वो है स्टेप नंबर 3, which says that take any string z that belongs to the language L. Condition is such that the length of that string must be greater than equals to k, where that z is length of string. So now कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं z. ओके, जैसे कि अगर हम m और n की वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं 1 1. अगर हम m और n मिनिमम वैल्यू भी हम लें तो 1 आएगी, तो 1 1 अगर हम लेते हैं, इन दैट केस वी कैन चूज द स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज. हम क्या स्ट्रिंग चूज करेंगे जो इस एक्सप्रेशन से जनरेट हो.
अगर मैं m और n दोनों 1 1 ले लेता हूँ, so in that case we have the string as 0 because m is 1 followed by 1 because n is also taking as 1, then 0 0. Why? Because m is also 1, n is also 1, so it will be 2. So occurrence of this last 0 will be 2 times. Okay, so this is the z when m and n both are 1. Both these values are 1. Okay, now the next step is we need to divide this string z into 3 parts. So I'm writing it here. Step number 4, divide z in 3 parts as UVW. Okay, such that the condition is length of UV must be less than equals to k, and the length of this V must be greater than equals to 1. Now we have that Z which is divided as UVW in 3 parts, and the value of this Z we have taken here as 0 1 0 0. Now we need to divide this string, so we can divide it as like either we can take this one as U, this is as V, this will be W, or we can also go for this one as U, both of them to be included as V, and that will be taken as W. Okay, हम possibilities की बात कर रहे हैं, division कैसे करें. Or we can go for this one as U, both of them, then this one as V, and this will be taken as W. तो ये सिलेक्शन आपको करना है. किस तरह से सिलेक्शन करना है, बस कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. ओके, ऑटोमेटिकली जब आप इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे और जब आप इस एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे तो आखिर में जाकर जो है वो नॉन रेगुलर प्रूफ कर देगा. सो आई एम टेकिंग दिस वन एज U, taking both of them as V, and the last alphabet to be here as W. Okay, नाउ अब ये जो हमने सिलेक्शन लिया है, एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. सो द लेंथ ऑफ UV मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू k. अच्छा, अब अगर हम m और n if we are taking that m and both as 1, then the value of k will be, k के लिए हमने पंपिंग लेंथ क्या ली थी, it will be m plus n into 2 depending upon the occurrence of these alphabets. So we have taken it as m plus n. So if this one is 1, this is also 1, so it will be 2. 2 into 2 is 4, so we can say k value is 4 now. ये समझ में आया कैसे आया 4. k के लिए हमने ये एक्सप्रेशन बनाया था on the basis of the occurrence of alphabets, pumping length 2 into m plus n. Okay, 2 into m plus n, then m, if m and n both are 1, so it will be 2. 2 into 2 is 4. Okay, now अब अगर हम देखें तो द लेंथ ऑफ UV, अगर हम कलेक्टिवली देखें तो द लेंथ ऑफ UV इज हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, वी हैव 3 अल्फाबेट्स व्हिच इज लेस देन इक्वल्स टू 4. ओके, एंड द लेंथ ऑफ V must be greater than equals to 1. So in this case the length of V is with 2 which is greater than equals to 1. Then step number 5 says that UV
v raised to the power I w for any value of I which is greater than equals to 1 if u v raised to the power I w belongs to doesn't belongs to L, then language is non-regular. ओके नाउ अब अगर मैं u v रेस्ट टू द पावर I w को लिखना चाहूँ तो इट विल बी u is we have taken u as 0, v as 0 1 raised to the power I and w as 0 again. Okay, now for I equals to 1, अगर मैं I की वैल्यू 1 रखता हूँ in that case it will be string will be 0 क्योंकि I की वैल्यू 1 है तो obvious सी बात है इसकी अकरेंस कितनी बार होगी 0 1 की वो 1 टाइम आएगा. नाउ इज दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द लैंग्वेज. अब आपको ये वेरीफाई करना है कि ये स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं. तो आप देख सकते हैं कि इफ यू आर टेकिंग m and n both as 1, so in that case we can generate the string 0 1 0 0. So that means this I've taken 1 0 as vi. Sorry. So we'll need to correct it. Taking the wrong alphabets here. The sequence is not 0 1, the sequence is 1 0. Okay, and this one is also needs to be corrected here. So we have the v as 1 0, we'll taken it as 1 0. Okay, it will be 1 0 the v. Now if you are taking v as 1 0 and the value of I is 1, so in that case the occurrence of 1 0 will be only one time. Now is this string belongs to the language? Yes, this string belongs to the language. Why? Because we can generate this string if we are taking m and n both as 1 only. Okay, so in that case we can generate 0 as 1 time, 1 as 1 time, and again this 0 will be as 2 times. So that string belongs to the language. So at this point we cannot say that this language is non-regular. But if we are taking the another value for I to be 2, in that case if you are taking I as 2, it will be written as 1 0 1 0. Okay, then it will be 0. 1 0 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा. क्यों? क्योंकि I की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? I की वैल्यू हम ले रहे हैं 2. So in that case it will be 1 0 1 0 then followed by 0 and it doesn't belongs to L. Why? Because अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ऐसी स्ट्रिंग हम चाह कर भी इस लैंग्वेज से जनरेट नहीं कर पाएंगे. अगर हम m की वैल्यू जो है 1 ले लें, n की वैल्यू 2 ले लें, तो इन दैट केस इट विल बी 0 जो है 1 बार आएगा, 1 2 टाइम्स आ जाएगा, तो स्ट्रिंग विल बी 0 1 1 नहीं जनरेट होगी. ओके, सो कभी भी 0 1 0 1 इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग आपको इस लैंग्वेज में नहीं मिलेगी. 0 देन 1 और फिर उसके बाद फिर 0 तो फिर दोबारा 1 नहीं आएगा. ओके, क्लियर. So that means this language doesn't belongs to the this string doesn't belongs to the language. So we can say that then we can say that language L is not regular. That's it.
बस आपको इतना ही करना है। ओके, अगर आप स्टेप्स को इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, सिंपल 5 स्टेप्स हैं, तो आप इजीली जो है किसी भी लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूफ कर पाएंगे। नाउ आई होप सो आपको जो है ये चीज़, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ये एल्गोरिथम क्लियर हुई होगी, इस पर बेस्ड हमने 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे हैं, क्लियर हुए होंगे। और आप जो है और प्रॉब्लम्स ढूंढिए, सर्च कीजिए, और हम जो है नेक्स्ट हमारा जो भी डाउट सेशन होगा उसमें हम इस चीज़ को और डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।